ओके। फॉरेन ट्रेड में आपने ये पढ़ा था कि जब आपका फेवरेबल बीओटी होगा, तो जो कि हमारे देश की गुलाम बनने से पहले फेवरेबल बीओटी में रहता था, यानी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे और हमारी जो एक्सपोर्ट से इनकम है वो भी होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि बीओटी को तो फेवरेबल रखा, लेकिन इम्पैक्ट उसके अनफेवरेबल थे। क्यों? फेवरेबल बीओटी का मतलब होता है एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, तो ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट तो ज्यादा की रखी, लेकिन उसके पैसे हम तक नहीं पहुंचते थे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। तनिष्ठा, ये बात दिमाग में रखना कि जो आप पहले पढ़ रहे थे उसको मैंने थोड़ा और एनरिच किया है, ताकि इस बार कुछ और अगर अंदर के क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में तो दिक्कत ना हो। ठीक है? when will you be having test of economics in school? ऐसे अभी कोई डेट शीट प्रोवाइड नहीं करी, बस ये बताया 13 से है। ओके, 20 जुलाई सर, ये 20 मानकर जुलाई चलते हैं कि 13 को ही है, ठीक है ना? तो 13 से ही आप लेकर चलिए कि सबके ही 13 को हैं। अगर 13 को नहीं भी होंगे तो मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम तो लेंगे ही भैया। लेंगे। 13 को पीएचई का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा उसे पी कहते हैं, पीएच ही नहीं होता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया, फेवरेबल और अनफेवरेबल। अनफेवरेबल को बोलते हैं इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, है ना? और जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया हुआ था वो क्या था? फेवरेबल बीओटी विद नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि एक्सपोर्ट तो ज्यादा था लेकिन उसकी इनकम वो हम तक नहीं लेके आते थे, इनकम को भी ब्रिटेन ले जाते थे। तो हमारी रिसोर्सेज भी गई, हमने बाहर से जो गुड्स लिए उसके लिए भी हमारे पैसे भी गए। ठीक है, तो हमारा इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे बुरा पड़ गया था इसका। ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड, राइट? इसके बाद में जो अगला टॉपिक आपका आ जाता है, ये हमने सारा का सारा पढ़ लिया था कि हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने जाना था कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ट्रेड का इम्पैक्ट कैसा रहा। तो इंडियन इकोनॉमी डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कम कर दी ब्रिटिशर्स ने अपना कंपटीशन घटाने के लिए। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट कर दी, हमारी वेल्थ को वो बाहर ले गए धीरे धीरे करके। तो वेल्थ के नाम पे पहले हमारे मंदिरों को लूटा, ट्रेजर्स को ले गए राजाओं के, और जब वो खत्म हो गए तो हमारी रिसोर्सेज को भी ले गए और उसके पैसे भी हमको नहीं मिले, यानी हमारी इकोनॉमी पे खर्च भी नहीं हुए। ठीक है, कि हम डेवलप हो पाते। आज कंडीशन ये है कि हम इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस से काफी निकल आए हैं। हमारा देश जो है वो कई सारे देशों की उल्टा हेल्प करता है। ठीक है, अब डेमोग्राफिक कंडीशन की बात आती है, जो कि अब नया टॉपिक होगा। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक और एक होता है डेमोग्राफिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। सो इफ द पीपल आर हैविंग पावर टू चूज देयर रूलर्स and they can complain also about their issues and the representative respond them, so that is democracy. तो डेमोक्रेटिक कंडीशन का मतलब क्या होगा कि देश में हमारे जो नेता वगैरह हैं वो जनता की बात को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, और सुनते हैं तो किस तरह रिएक्ट करते हैं, कितना रिएक्ट करते हैं। सो दैट इज डेमोक्रेटिक कंडीशन। और डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। अब आपने कहा सर डेमोक्रेटिक भी तो लोगों की कंडीशन हुई, तो डेमोक्रेटिक में देश की पॉलिटिक्स की कंडीशन बताई है, देश के लोगों की पॉलिटिकल कंडीशन। और यहां जो डेमोग्राफिक है वो बता रहे हैं देश के लोगों का पर्सनल कंडीशन। लाइक जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो हमारे यहाँ बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, लोगों के बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा होते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई हम इनको लेबर ही बना सकते हैं, तो खेतों में जितने ज्यादा काम करने के लिए हाथों उतना अच्छा। फिर उस समय बहुत ज्यादा अकाल पड़ा करते थे, अब महामारी हुआ करती थी, तो लोग सोचते थे अगर हमारा एक ही बेटा हुआ या एक ही बेटी हुई तो भैया अगर उनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, सो लेट्स हैव मोर चिल्ड्रन। तो उनके बर्थ रेट भी बहुत हाई था और डेथ रेट भी बहुत हाई था। ठीक है, और जो भी मैंने आपको बताया एपिडेमिक वगैरह पेंडेमिक वगैरह इन सब की वजह से बहुत सारे बच्चे मर भी जाया करते थे। तो हमारे जो एवरेज एज थी वो 32 ईयर्स थी, मात्र 30 से 32 ईयर्स। ठीक है, लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो वो काफी कम था हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया था ओवरऑल 13% हमारे यहाँ लिटरेसी रेट था। और विमेन लिटरेसी केवल 5% थी, यानी ओवरऑल इंडिया में जितनी विमेन है उसमें से केवल 5% पढ़ी हुई थी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो आप कितने लोग हो यहाँ पे, लेकिन गर्ल यहाँ एक ही है, तो क्या मतलब है? आप समझ सकते हो ना कि फीमेल लिटरेसी क्यों कम थी, क्योंकि वो खुद ही इनिशिएट नहीं करते थे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन आल्सो, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब ये है कि 1921 से पहले
ठीक है। बिफोर 1921 द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टैग्नेंट, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बर्थ रेट भी आई था, डेथ रेट भी आई था, तो जो लोग बढ़ते थे उतने लोग मर के वो बैलेंस हो जाता था। लेकिन 1921 के बाद जब हमारे देश के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुका तो हमारी पॉपुलेशन स्पीडली बढ़ना शुरू हो गई और डेथ रेट घटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि 1921 तक हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था, 1921 तक हमारे यहाँ 1920 का जो पेंडेमिक था वो भी हो चुका था, हमारे यहाँ पर बंगाल फेमिन जैसी जो देशव्यापी आपदा है वो भी हो चुकी थी, है ना, उसे बोलते हैं नेशनल पेंडेमिक, वो भी हो चुका था। ठीक है, तो 921 के बाद में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की कि कोई वर्ल्ड वॉर हो जाना या हमारे यहाँ पर कोई पेंडेमिक हो जाना या एपिडेमिक पड़ जाना, ये सब चीजें कम हो गई थी। ठीक है, तो जो ओवरऑल कंडीशन थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी तो थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो था, लेकिन लोग किसी तरह दे कैन इजिली मीट देयर एंड्स, ओके, और फिर डिफिकल्टी। मीट देयर एंड्स का मतलब है कि जो उनको 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उस समय चाहिए थी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, वो उनको मिल पा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको इसलिए बोला गया बिकॉज 1921 के सेंसस के बाद हमें ये पता चला कि अब जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, सबसे पहला सेंसस हमारा कब हुआ था? 1881 में। क्लियर है? और हमारी पॉपुलेशन में चेंज कब से आना शुरू हुआ था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी कि 40 साल बाद, 1921 से। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ सर। अब बात करते हैं तो कॉलोनियल पीरियड के अंदर उन लोगों ने क्या करा कि एक सेंसस कराने के लिए जो ब्रिटेन की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इंग्लैंड का और इंग्लैंड की हर एक कॉलोनी का, यानी अफ्रीका के जो देश हैं वो, है ना, चाइना में जो थोड़ा बहुत कंट्रोल था उनके पास वो, और जो इंडिया है वो भी उनकी कॉलोनी था वो, इन सबका डेटा ब्रिटेन से ही कलेक्ट किया जाता था। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से चले गए तो एनएसएसओ हमने बनाया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो एनएसएसओ जब हमने बनाया उसके बाद से नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा का पूरा डेटा रखती है ना, और तब से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अब तक बढ़ चुकी है। तो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? पहले बताया था मैंने 68 ईयर्स है। ठीक है, अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज वो 68 ईयर्स है, और सोचो जब आजाद हुए थे हम तो 32 ईयर्स थी। ये बढ़ी कैसे? बिकॉज जब आपकी मेडिकल कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गया, यानी कि 1000 बच्चे जो पैदा हुए उसमें से कितने मर गए 1 साल की एज से पहले, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर ये हाई है तो ये समझ लो कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो आजादी के टाइम पे हमारा आईएमआर था 218, यानी 1000 बच्चों में से 218 की तो डेथ हो जाती थी 1 साल की एज होने से पहले। अब आप समझ पा रहे होगे कि बच्चे ज्यादा क्यों होते थे अक्षित। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ठीक हुआ, हाइजीन ठीक हो गई, सैनिटेशन ठीक हो गया, थोड़ा सा पेंडेमिक जैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लोगों को भरपूर खाने को भी मिल रहा है, मेलन्यूट्रिशन वगैरह नहीं हो रहा बच्चों को, तो फिर जो वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कम हो गया। अभी आईएमआर रह गया है 2 या 3 बस, यानी 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं वो 1 साल की एज से पहले 2 या 3 की डेथ होती है बस। कोई स्टेट जो बहुत बुरी कंडीशन में भी है वहां पर भी ये डबल फिगर में पहुंचा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 13-20 तक पहुंचा है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो भी अब खत्म हो चुका है काफी। ठीक, अब आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अच्छा ये ध्यान रखना कि जो डेमोग्राफिक कंडीशन है उसमें केवल 3 चीजों की बात करी है, 10th क्लास की तरह नहीं है कि HDI भी आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आ रहा है, सेक्स रेशो भी आ रहा है ना, और आपके जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आ रहा है, और BMI वगैरह तो बोल ही दिया मैंने, उसके अलावा GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो भी आ रहा है। वो सब चीजें नहीं है, यहाँ केवल 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बर्थ डेथ रेट। सही है, बस ये 3 से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है ऑक्यूपेशन की बात। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 आपके सेक्टर्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम आजाद हो रहे थे तो हमारी 85% प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी पॉपुलेशन, सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन थी करीबन 12-15%, और टर्शरी सेक्टर पे बहुत कम लोग डिपेंडेंट थे। क्यों? क्योंकि उसमें सर्विसेज आ जाती हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए जनरली, दैट्स वाई हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर काफी कमजोर था। ठीक,
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर में प्रॉपरली एंगेज थे। मैंने आपको जो 85 तक का मामला बताया वो ऐसे वाले थे कि दे वर डिपेंडेंट, मतलब देयर लाइवलीहुड वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। नहीं समझे? मतलब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। सही है? आई डिडंट से कि वो एग्रीकल्चर कर रहे थे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर करके ही अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है? और करीबन 10 से 12% लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर डिपेंडेंट थे। ठीक है? 12-15% तक। और बचा हुआ जो है वो टर्शरी सेक्टर था। ठीक है? अब इमेजिन करो कोई इंडस्ट्री है जो कि फर्टिलाइजर बनाती है, तो वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गई नहीं हो गई? अब जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करने जाती है उसके अंदर बच्चे बूढ़े वो तो नहीं जाते ना, तो वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ही थे। तो ये इस तरीके से जस्टिफाई होता है। गॉट इट? सेकेंडरी सेक्टर का हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है वो कम था। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जाने के बाद हमारे देश में मशीन्स की कमी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी यूज की हुई मशीनरी हमारे यहाँ बेचते थे, तो हमारे यहाँ बना हुआ सामान इंडिया में ही बिक पाता था, इंडिया के बाहर नहीं जा पाता था, तो उसकी वैल्यू काफी कम रहती थी। ठीक है? तो जो परसेंटेजेस हैं वो आप देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर। ठीक है ना? कि 10% लोग जो है टर्शरी सेक्टर में, 15% के करीब जो है, या आप ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं अप्रोक्स। तो अप्रोक्स 15% आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में और 70 से 75% एग्रीकल्चर में। ठीक है? दिस इज ऑल। चलिए आगे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, वो था रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस ये था कि कुछ एरियाज ऐसे थे जहां रीजन वाइज चीजें चेंज हो जाती थी। जैसे कि बॉम्बे रीजन जो था वहां इंडस्ट्रियल लोग ज्यादा थे। ठीक है? और कैलकाटा की अगर बात करें तो वहां पर भी इंडस्ट्रियल लोग ज्यादा मिले। लेकिन अगर अब यूनाइटेड प्रोविंस की बात करो, जिसे आप उत्तर प्रदेश कहते हो, तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर आते थे उत्तराखंड, बिहार, मतलब बिहार का आधा हिस्सा और उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, ये था यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी। तो उस जगह का सबसे ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल बेस था, और पंजाब का भी। ठीक है? तो रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा थे। तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दोनों अलग अलग लेवल पे ही वेरी करती थी। ठीक है? तो जो एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो हाई प्रोडक्टिविटी को लेकर नहीं आ रहा था। जैसे कि आप अगर एग्रीकल्चर को देखें तो बहुत ज्यादा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है? तो हमारे यहाँ पूरी पूरी फैमिली जब एग्रीकल्चर में लगी हुई है तो क्या हो रहा है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है। जब हमारी पूरी फैमिली वो काम कर रही है तो क्या होगा? आप बैकवर्ड रह जाओगे, आपकी इकोनॉमी अनबैलेंस रह जाएगी। यानी विलेजर्स के पास में तो खाने को है, लेकिन उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, हेल्थ वाइज अच्छे नहीं है। और शहरों के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं तो उनके पास खाने को नहीं है। ठीक है? तो ये बड़ी ही अजीब दुविधा, एक बड़ी ही दुर्दशा हम लोगों की बनाई हुई थी। ठीक है? उन लोगों ने, ये समझ में आ गया कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन के बाद हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है? अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं मोटा मोटा एक बात आपको बताया दे रहा हूँ, वो समझ लो। जब हम आजाद हुए तो हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। ठीक है? और सबसे कम डेवलपमेंट वाला सेक्टर था टर्शरी सेक्टर, बिकॉज हमारे एजुकेशन तो आजाद अच्छी नहीं थी। लेकिन जब हमारी एजुकेशन अच्छी हो गई तब हमने क्या किया? जब हमारी एजुकेशन अच्छी हो गई तो आज हमारा हालत ये है कि हमारी सबसे कम इनकम तीनों सेक्टर में जो आती है वो एग्रीकल्चर से आती है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है, और सबसे ज्यादा इनकम जो आती है वो टर्शरी सेक्टर से आती है, सर्विसेज से आती है। ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे कि सर्विसेज जो हैं उन्होंने सबसे तेज डेवलपमेंट किया है, इंडस्ट्रीज ने थोड़ा थोड़ा मतलब दुगने का डेवलपमेंट किया है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर ने कई टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स नहीं, कई टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स डेवलपमेंट कर लिया है टर्शियरी सेक्टर ने। और बात करें एग्रीकल्चर की, तो पहले लोग 85% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, अभी भी 50% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और जो इनकम है वो हमारी पूरी जीडीपी का 30 to 35% रह गया है बस, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेशक बढ़ गया हो लेकिन उसकी कीमतें वो बहुत ज्यादा अभी भी फेवरेबल नहीं हुई है किसानों के लिए। गॉट इट? ये मोटा मोटा आप याद कर लेंगे। ठीक है? तो आप कह सकते हो कि हमारा जो इंडिया का किसान है अब डिमोरलाइज हो रहा है, दैट वी शुड नॉट बी अ फार्मर एनी मोर, वी शुड लीव फार्मिंग, वो इस तरह जा रहे हैं हम। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें भी बड़ी चीज ये है
कि ब्रिटिशर्स ने जितना भी डेवलपमेंट किया, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन, वो सब अपने लिए किया। यानी ब्रिटिशर्स ने ट्रेन बनवाई तो किस लिए? ताकि उनके गैरिसन्स, उनकी मिलिट्री, उनके एक्सपोर्ट्स वो आराम से हो सके। उन्होंने टेलीग्राफ बनवाया ताकि वो मैसेजेस एक दूसरे को भेज सकें। उन्होंने रोड्स बनवाई तो ताकि कनेक्टिविटी सिटीज की जो है बन जाए। मतलब जो भी चीज उनको फायदा करती थी वो उन्होंने डेवलपमेंट में ले ली, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम बोले एजुकेशन फैसिलिटी, तो बेटा ब्रिटिशर्स ने आपके लिए कॉन्वेंट स्कूल खुलवाए जहां अमीरों के बच्चे जाते थे, और आपके बीच में और ज्यादा गैप बन गया, ठीक है। और हमारे लिए एजुकेशन वाइज उन्होंने कुछ नहीं किया, बिकॉज उससे उनका कोई फायदा नहीं था। तो अगर आप इंफ्रा की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने सारे वो काम किए हैं इंफ्रा को लेके जिससे हम आज भी याद करते हैं, जैसे डैम बनवाना, जैसे ट्रांसपोर्ट अच्छा करवाना। तो डैम बनवा के इरिगेशन अच्छा हो रहा है, आस पड़ोस के किसान ज्यादा प्रोड्यूस उगाएंगे, ज्यादा प्रोड्यूस आएंगे, ज्यादा लगान देंगे, ज्यादा लगान देंगे, ब्रिटिशर्स ग्लैड हो जाएंगे। तो इरिगेशन इसलिए बढ़ा दिया। पावर इसलिए ले आए ताकि इंडस्ट्रीज चल सके। कम्युनिकेशन इसलिए, यानी टेलीग्राफ और पोस्ट इसलिए ले आए ताकि अगर वो होगा तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट इसलिए ताकि रोड वगैरह बनने के बाद में गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह आराम से भेज सकते हैं, है ना। ट्रेन भी इसी तरह से उन्होंने बनाई। तो ब्रिटिशर्स को जिस चीज में बेनिफिट दिखता था दैट इट विल बी beneficial for their business, then they were doing it. And if they didn't find any kind of benefit in that business, then they were not interested कि वो हमें कुछ दें, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ रेलवे के आने के साथ। तो रेलवे जो सबसे पहली वाली है 1853 में आई थी, मुंबई से थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने जो भी चीजें दी वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग दी। जैसे रेलवे को क्यों बनाया गया? ताकि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके इंटीरियर रीजन से पोर्ट्स तक, ताकि पोर्ट से फिनिश गुड्स ट्रांसफर हो सके इंटीरियर रीजन तक, या जो भी वो वेल्थ लूटते हैं इंडिया के अंदर उसे वो एक्सटीरियर रीजन तक ले जाएं। रोड ट्रांसपोर्ट क्यों बनाया? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पर्पजेस के लिए काम में आए। रूरल कनेक्टिविटी पुअर थी, क्यों? क्योंकि अगर गांव को कनेक्ट कर देंगे तो शहर से जो उनका बंदा जाता है गांव में उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने, वो इंसान आसानी से पहुंचने की जगह अगर मुश्किल से पहुंचेगा तो गांव वाले डर के गांव में ही रहेंगे। उन्हें डर रहेगा कि उन्हें कोई लूट ना ले जंगल के रास्ते में, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है गांव का डेवलप नहीं करा गया ताकि विलेजेस के लोग विलेजेस में ही रहें और सारा का सारा हाल कमीशन खोरों के पास पहुंच जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन में उन्होंने टेलीग्राफ लेके आया ताकि जो तार है टेलीग्राफ उसके जरिए वो कांटेक्ट कर सके एक दूसरे से फास्टली। पोस्टल लेके आए ताकि कम्युनिकेशन और ज्यादा बेहतर बना सकें अपने बिजनेस का ही, ठीक है। पोर्ट और शिपिंग क्यों लाए? ताकि फॉरेन ट्रेड और ज्यादा बढ़ा सकें। अब जरा फॉरेन ट्रेड के बारे में एक मोटी बात समझो। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया के ही पोर्ट्स का यूज किया। हमारे सबसे बड़े पोर्ट्स का नाम था कोलकाता और सूरत, जहां से सबसे बड़ा ट्रेड होता था इंडिया के अंदर। ब्रिटिशर्स के आने के बाद में उन्होंने वहां पर लगा दी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या लगा दी? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि यहां से केवल ब्रिटिशर्स ही ट्रेड करेंगे, या यहां से जिनको हम लाइसेंस दे रहे हैं केवल वही इंडस्ट्रीज ट्रेड करेंगी, हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसको लेकर इंडिया का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स था उसने काफी विरोध जताया कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम है आप नया पोर्ट बना लीजिए, उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। तो मुंबई का पोर्ट जो है वो मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट ने और जो बड़े बड़े इंडिया के दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने मिलकर बनाया था। 7 आइलैंड्स को बांधकर सबसे पहले उन्होंने मुंबई बनाई, ठीक है। बोरियां वगैरह रख रखे या पुल वगैरह जोड़ के तो मुंबई बनी। मुंबई बनने के बाद में उन्होंने बनाया गेटवे ऑफ इंडिया और वहां पर से सामान आता जाता था। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने ही उसके ऊपर अपना नाम भी जोड़ दिया मुंबई, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया उन्होंने ही बोल दिया कि भाई यहां से हम इंडिया में आए थे। बट इट्स नॉट दैट, ब्रिटिशर्स आए तो कोलकाता से, गेटवे ऑफ इंडिया तो उसे उन्होंने केवल अपना नाम रखने के लिए बोला, ठीक है। फिर हम लोगों ने चेन्नई पोर्ट को और बड़ा कर दिया, विशाखापट्टनम पोर्ट को हमने बड़ा कर दिया, पौंडीचेरी पोर्ट को हमने बड़ा कर दिया। तो ये सब चीजें हमने बड़ी करी ताकि पोर्ट से हम लोगों को भी फायदा हो सके। तो ध्यान में रखना कि ब्रिटिशर्स ने जो पोर्ट्स थे हमारे उन पे कब्जा किया था, उन्होंने कुछ दिया नहीं हमको, बस उन्होंने पोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे बनाए, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करके दिया। लेकिन हमने उन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए खुद के पोर्ट्स को डेवलप किया, लेकिन क्रेडिट गोज टू ब्रिटिशर्स अगेन, वही ले गए सारे का सारा क्रेडिट। इरिगेशन और पावर की बात करें तो भैया इरिगेशन फैसिलिटीज जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफी पुअर थी। कई रीजन्स में बारिश पर ही लोग डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर मॉनसून रेन के ऊपर डिपेंडेंट होता था। तो ब्रिटिशर्स ने कहीं कहीं डैम वैम बना दिए
तो जो ब्रिटिशर्स के डैम है वो आज भी मौजूद हैं, आप देखते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया में आप कह सकते हो स्टेबल सप्लाई ऑफ वाटर अगर करके दी हो, वो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, वो चीज हमने आजादी के बाद में ही की है। तो आप कह सकते हैं कि आज के टाइम पे जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम देखते हैं वो फार बेटर है ब्रिटिशर्स के टाइम के डेवलपमेंट से। हमने आजादी के तुरंत बाद बहुत सारी नहरें वगैरह खुदवाई हैं, और आपने पढ़ा भी था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था, सेल्फ सफिशिएंसी पे, और नहरें खोदी गई थी, बम्बे बनाए गए थे। पढ़ा था अभी सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था हमने रिवीजन में। हाँ अनंत भैया। ध्यान आया? हाँ भैया। अब ओवरऑल फीचर कॉलोनियल इंफ्रा के क्या निकलते हैं? ओवरऑल फीचर कॉलोनियल इंफ्रा के ये निकलते हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का था। एक्सप्लॉयटेटिव यानी कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने इंफ्रा को डेवलप ही इसलिए किया कि वो हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें। फॉर एग्जांपल, दे वुड ड्रेन आवर वेल्थ, जो अभी मैंने पढ़ा था ना, ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था कि हमारे राजाओं को लूटा, हमारे मंदिरों को लूटा, तो वो पहला ड्रेन था। और जब कुछ नहीं बचा तो हमारी रिसोर्सेज को भी लूटा। तो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रा बनाया ही इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन के लिए था, अपने डेवलपमेंट के लिए बनाया था, हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं, है ना। वरना वो गांव को भी कनेक्ट कर देते शहरों से, तो क्यों बच्चे पढ़ने नहीं आते क्या गांव से? ठीक है। फिर रीजनली इम्बैलेंस इंफ्रा उन्होंने बनाया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो किसी एक रीजन में तो इंफ्रा दे दिया और किसी एक रीजन में इंफ्रा दे ही नहीं रहे। क्यों? मैंने आपको बताया था ना कि जिन एरियाज में बहुत कम खेती बाड़ी हो पाती थी वहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली टैक्स ले लिया करते थे, रियोतवारी सिस्टम। पढ़ा था ना अक्षित, रिमेम्बर और नॉट? यस सर। हाँ, तो वही बात है। ठीक है, आयुष्मान जब बोला नहीं करो तो उसे म्यूट कर लिया करो प्लीज, ठीक है। ओके सर। डोंट से ओके। ओके, सो रीजनली इम्बैलेंस जो हमारी जगह हुई वो इस वजह से क्योंकि ब्रिटिशर्स उन्हीं एरियाज को प्रिविलेजेस दिया करते थे जहां से उनको कुछ मिलने वाला है। अगर कहीं से कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा तो उन एरियाज को वो पीछे ही छोड़ देते थे, इंफ्रा डेवलप नहीं करते थे वहां का। ठीक है। फिर हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल नीड्स थी, इकोनॉमिक नीड्स थी, वो भी इंटीग्रेट नहीं हो पा रही थी, बन नहीं पा रही थी ठीक से। प्रेजेंट डे का कंपैरिजन अगर आप देखें तो जो नेशनल हाईवे हैं वो बन चुके हैं, रेल नेटवर्क काफी डेवलप हो रहा है, और ये सब चीजें आपको सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट, कनेक्टिविटी, स्पीड, ये सब देने के लिए है। और गवर्नमेंट किसी भी तरह आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है। ये तो खैर हंसने वाली बात है, लेकिन हाँ ब्रिटिशर्स के देखते हुए तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अच्छी ही है ना। कम से कम हम जी तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि महामारियां वो लोग होने दें और हम लोग मर जाएं। ठीक है, ये है। तो कंक्लूजन में ये बात निकल के आती है, मतलब इस टॉपिक के कंक्लूजन, चैप्टर के नहीं, इस टॉपिक के कंक्लूजन में ये बात निकल के आती है कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल इंटरेस्ट में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी को एक अच्छी कंडीशन में तो रखा हुआ था, मतलब ऐसी कंडीशन में दैट द वर्क वाज डूएबल एंड वी वर लिविंग। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनके क्या निकल के आते हैं? सबसे पहले कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इंडिया में लाया, यानी पूरी दुनिया में कहीं कहीं रेल नहीं थी इंडिपेंडेंट देशों में, हमारे यहाँ रेल थी, रोड्स थी, पोर्ट्स थे, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था। ठीक है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन उन्होंने किया, यानी उन्होंने हमें बताया कि कैश क्रॉप्स कैसे होगा। ठीक है, दुनिया के बड़े सारे डेवलप्ड देश हैं जो इंडिया से चाय इंपोर्ट किया करते थे, अभी भी करते हैं। ठीक है, उन्हें चाय उगानी नहीं आई, हमें चाय उगानी बता दी, हमारे यहाँ रबर प्लांटेशन उन्होंने करवा दिया। ठीक है, तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, वो आज तक हम एग्रीकल्चर का ही खा रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीजें क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। वो अलग बात है कि उससे बहुत ज्यादा नेशनल इनकम हमें नहीं होती है, बट अगर हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर ना हो तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें तुम्हें ना मिल पाए, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम। ठीक है, मॉनेटरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, यानी बार्टर सिस्टम को हटा के ब्रिटिशर्स ने ही सबसे पहले मनी लाया था, करेंसी लाई थी। तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स ने शुरुआत करी थी हुंडी से, है ना, कि पहले हुंडियां लोग चलाते थे और उस हुंडी को कोई भी कॉपी कर सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, सबसे पहले हुंडी बनाई सरकार की, है ना, क्वीन के नाम से। तो उस पे मोहर वगैरह लगी रहती थी, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता था। फिर धीरे धीरे वो हुंडी जो है वो कन्वर्ट हो गई नोटों में, सिक्कों में। तो बार्टर सिस्टम से मनी इकोनॉमी वो ब्रिटिशर्स ने हमको दी। फिर ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेके आया। ठीक है,
तो तुम्हारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है सीबीएसई का, जिसे मोंटेसरी सिस्टम कहते हैं, तो मोंटेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो भी ब्रिटिशर्स देकर गए, कॉन्वेंट स्कूल्स खोल के, ताकि हमें पता चले कि एक अच्छी एजुकेशन कैसी होती है। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग जो है ज्यादातर उसी से पढ़े उस समय पे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने बना के दिया। मतलब हमारे यहाँ पहले राजाओं का राज होता था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हमारे यहाँ पढ़े लिखे आईएएस का रूल होने लगा शहर के ऊपर। सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, ये सब उन्होंने दिया। वरना हमारे यहाँ राजा फैसले किया कर रहे होते। सोचो, अकबर बीरबल की कहानी, तेनाली रामन की कहानियां वो आपने सुनी है। आपको इमेजिन करो कि अगर आज भी ऐसा होता तो आपको कितना डर लगता कि कहीं राजा का मूड खराब हुआ तो वो सबको हाथियों के नीचे ना कुचलवा दे, या राजा का मूड बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो कहीं वो दोषी को भी छोड़ ना दे, है ना। तो रूल ऑफ लॉ ये ब्रिटिशर्स ने करवाया। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, चाहे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से उस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, उस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हमें लड़वाने के लिए, हमारी दौलत को लूट ले जाने के लिए किया, लेकिन डेवलपमेंट तो किया। और आज दुनिया के सबसे बड़े जो पोस्टल नेटवर्क है उसमें से एक है इंडिया। ठीक है, ये उन्होंने दिया। तो क्रिटिकल इवेल्युएशन या ये निकल के आती कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस ब्रिटिशर्स ने किए वो इंसिडेंटल थे, मतलब सिचुएशन को देखकर उन्हें करने पड़े, इंटेंशनल नहीं थे। मतलब दे वर नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट अस, दे वर इंसिडेंटल, दे वर नॉट डूइंग इट, बट व्हेन दे सॉ दैट इफ वी विल नॉट डू दिस देन वी विल नॉट बेनिफिट बाय द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो उन्हें मजबूरी में जो चीजें करनी पड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो इंडिया को बहुत फायदा कर गए। इंटेंशनली उन्होंने इंडिया का भला नहीं करा, लेकिन गलती से इंडिया का भला कर गए। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि ब्रिटिश कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ाएं, हमारी रिसोर्सेज को यानी हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को और ज्यादा बढ़ाएं, है ना। फिर इंडिया के जो बेनिफिट्स थे वो सेकेंडरी रहे और लिमिटेड भी रहे। तो ब्रिटिश रूल के बेशक बाद में हमने ये रियलाइज किया कि हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक डैमेज हो रखा है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे सारे के सारे वो काफी बड़े थे और इंडिया की इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत अच्छा रखने के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर गए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिशर्स ने हमें इंटेंशनली नहीं इंसिडेंटली डेवलपमेंट दिया। ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए एक ये इसका टेक अवे है, तो ये आप देख लीजिएगा प्लीज एक बार। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोशिश की थी कि जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं ना वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएं। ठीक है, तो एक बार इसको अपनी भैया है हमारी कोचिंग की उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो मैंने आपको भेज दिया था 1 to 3 चैप्टर का, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कल एक क्लास और हो जाएगी मैक्रो की, तो वो वाले टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 3rd चैप्टर जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं। तो उसके लिए एक काम करिएगा कि जो टॉपिक रह गए हैं उसकी एक लिस्ट, या जो टॉपिक आपको याद आ रहे हैं कि ये रह गया ये रह गया, वो आप जो है मुझे पोस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, ग्रुप में पोस्ट कर देना, तो मैं वो टॉपिक आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके।